हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रोविजन अंडर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2000 के अंदर क्या क्या जो है प्रोविजंस डाले हुए हैं। तो इट वाज प्राइमरी केयरिंग टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सबसे पहले किसके बारे में सोचता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में सोच रहा है। एंड आउटलाइन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोविजन इज गिवन हेयर अंडर। फर्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल डिपोजिटर्स, कि जो भी स्मॉल डिपोजिटर्स हैं उनके इंटरेस्ट को हमें क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। अंडर सेक्शन 55AA and 55AAA it is provided that every company which accept deposit from small investors, those who have deposit up to rupees 20,000 is to tell the company's law board. If any default was made in repayment of any such deposit or interest on deposit, no company can at any time accept further deposit from small depositors unless each small depositor whose deposit have matured has been paid the amount of deposit and interest accrued thereon. So there is penalty stipulated for non compliance with the above provision. यहाँ पे क्या कहा गया कि जो हमारे स्मॉल डिपॉजिटर हैं उनके इंटरेस्ट को हमने प्रोटेक्ट करना है। तो सेक्शन 58A और 58AA और 58AAA जो सेक्शन है हमारे, वो हमें जो है बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जो स्मॉल डिपॉजिटर्स हैं, ठीक है, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स है जिससे कंपनी ने क्या किया? डिपॉजिट एक्सेप्ट किया। डिपॉजिट कितना? अप टू रुपीज़ 20,000 का जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो उनको जो पेमेंट करेंगे, चाहे वो डिपॉजिट अमाउंट पे रिपे करें या फिर जो इंटरेस्ट पे करेंगे डिपॉजिट पे। मान लो स्मॉल डिपॉजिटर ने कंपनी में पैसा डिपॉजिट किया 20,000 रुपये तक। अब कंपनी की जो टाइम पीरियड था वो मैच्योर हो चुके हैं। अब कंपनी को जो है अपने डिपॉजिटर को उसका इंटरेस्ट अमाउंट और साथ ही साथ जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो रिपे करना है। जब तक कंपनी अपना जो डिपॉजिटर को प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट पे नहीं करेगी तब तक वो फर्दर जो है अमाउंट को रेज नहीं कर सकती। सो नो कंपनी कैन एट एनी टाइम एक्सेप्ट फर्दर डिपॉजिट फ्रॉम स्मॉल डिपॉजिटर अनलेस ईच स्मॉल डिपॉजिटर हुज डिपॉजिट हैड मैच्योर्ड हैज़ बीन पेड द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। जब तक जिस डिपॉजिटर की अमाउंट मैच्योर हो चुकी है और कंपनी ने उसको डिपॉजिट उसके जो भी है किए थे स्मॉल इन्वेस्टर ने उसको रिपे कर दिए, साथ ही साथ जो प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दिया है, तभी वो क्या कर सकती है? जो मार्केट से डिपॉजिट उठा सकती है। अगर कंपनी इस प्रोविज़न को फॉलोअप नहीं करती तो कंपनी को पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट प्रोविज़न हमने देखा, फर्स्ट क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल डिपॉजिटर, जिनकी जो डिपॉजिट है वो कितने हैं? अप टू 20,000। उसके बाद आता है वोटिंग थ्रू पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट जैसे मैंने पहले भी बताया है, पोस्टल बैलेट का मतलब है पोस्ट के थ्रू जो भी इन्वेस्टर्स है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? अपने रेजोल्यूशंस को जो है वो सेंड कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू एनकरेज वाइडर पार्टिसिपेशन ऑफ शेयर होल्डर ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी शेयर होल्डर वो पार्टिसिपेट करें, सेक्शन 192A हैज़ बीन इंट्रोड्यूस। सेक्शन 192A इंट्रोड्यूस किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो शेयर होल्डर्स है वो वोटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करें। तो सेक्शन 192 क्या कहता है? it has been introduced to allow them to vote on a particular resolution through postal ballot। यानी कि किनको अलाउ कर रहा है? इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर को अलाउ कर रहा है कि वो क्या करें? वोटिंग में पार्टिसिपेट करें। किसके थ्रू? पोस्टल बैलेट के थ्रू। पोस्टल बैलेट क्या होता है वो हम पढ़ेंगे अभी, कि पोस्ट के थ्रू वो अपनी कंसेंट को जो है वो सेंड कर सकते हैं कंपनीज को, ठीक है। थ्रू रूल्स मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्टल बैलेट हैज़ बीन मेड मैंडेटरी फॉर सर्टेन मैटर्स। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी ये रूल्स है वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, ठीक है। कुछ कंडीशंस में, कुछ ऐसी सर्टेन कंडीशन है जहाँ पे मीटिंग में क्या किया जा रहा है? डिसीजन लिया जा रहा है, तो उसके अंदर शेयर होल्डर्स की प्रेजेंस होनी चाहिए, शेयर होल्डर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। लेकिन समहाउ जो शेयर होल्डर्स है वो पास में लोकेटेड नहीं है, इसलिए वो मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते। तो कहा गया कि जब भी मीटिंग हो, जो भी आप डिसीजन लेने वाले हो, तो सबसे पहले जो है वोट के थ्रू, पोस्टल बैलेट के थ्रू जो भी शेयर होल्डर्स है वो अपने वोट को जो है मीटिंग तक भेजेंगे, ठीक है। उसके बाद ही जो है डिसीजन मेकिंग होगी इन सर्टेन मैटर्स, ठीक है। असेंट्स और डिसेंट्स टू ईच रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी सेंट विद इन 30 डेज। यानी कि शेयर होल्डर्स को 30 दिन के अंदर अंदर अपनी असेंट्स या डिसेंट्स को जो है रेजोल्यूशंस के अंदर भेजना पड़ेगा, जो भी उसकी रेजोल्यूशंस है उसको भेजना पड़ेगा पोस्ट के थ्रू। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आता है सेक्रेटरियल कंप्लायंस सर्टिफिकेट। सेक्रेटरियल कंप्लायंस सर्टिफिकेट क्या कहता है? एवरी कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज़ 10 लाख और मोर। हर एक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 लाख से ज़्यादा और 50 लाख से कम है,
विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ होल टाइम सेक्रेटरी, जिसको होल टाइम सेक्रेटरी को अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। दे आर टू फाइल विद द कंसर्न रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनीज अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ सेक्रेटरी इन होल टाइम प्रैक्टिस, यानी कि उनको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को एक सर्टिफिकेट देना है। अब जो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार को हम फाइल करेंगे तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कंप्लायंस होनी चाहिए, कहीं ना कहीं जो सेक्रेटरी है जो होल टाइम प्रैक्टिस में है उसकी साइन होने चाहिए। सो एक बार फिर से मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। एवरी कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल अप कैपिटल ऑफ ₹10 लाख और मोर, जिस कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 10 लाख से ज़्यादा और 50 लाख से कम है उनको होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। दे कैन फाइल विद द कंसर्न रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ सेक्रेटरी इन होल टाइम प्रैक्टिसेस इन सच फॉर्म एज दे मे बी प्रिस्क्राइब। ठीक है, वो जो सर्टिफिकेट है वो रजिस्ट्रार को फिल कर सकते हैं, ठीक है, कंसर्न रजिस्ट्रार को फिल कर सकते हैं, जिससे उस सेक्रेटरी के द्वारा फिलअप करवा सकते हैं जो कि होल टाइम प्रैक्टिस में है। इस तरीके से इस फॉर्म में, जिस फॉर्म में प्रिस्क्राइब किया गया है कि हाँ भाई इन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो अप करना पड़ेगा जब रजिस्ट्रार के पास आप क्या करोगे, फाइल करोगे। ठीक है, तो वो कुछ प्रिस्क्रिप्शन दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आपने काम करना है। टू द इफेक्ट दैट कंपनी हैज़ कंप्लाइड विद ऑल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, यानी कि जो भी हम रजिस्ट्रार के पास क्या करते हैं, फाइल अप करते हैं, तो उसके अंदर हम ये मेंशन करते हैं, CS ये बताता है कि हाँ भाई ये कंपनी जो है वो सारे के सारे प्रोविजन, जो भी कंपनीज एक्ट में जो भी प्रोविजंस है वो सारे प्रोविजंस को फॉलो अप करती है। अ कंपनी ऑफ सच सर्टिफिकेट इज टू बी अटैच विद द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, यानी कि जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, ये सर्टिफिकेट को किसके साथ अटैच किया जाएगा, जो भी एनुअल रिपोर्ट आती है, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सो अ कॉपी ऑफ सच सर्टिफिकेट, ये जो सर्टिफिकेट मिलता है हमें सेक्रेटरी से, ठीक है, जो कि होल टाइम प्रैक्टिस करता है, ये सेक्रेटरी ये बताता है उस सर्टिफिकेट के अंदर कि ये जो कंपनी है, ठीक है, जिसका मैं सर्टिफिकेट बना रहा हूँ, ये कंपनी कंपनीज एक्ट के जितने भी प्रोविजंस है उनको फॉलो अप करती है। उसके बाद कहा गया कंपनी ऑफ सच सर्टिफिकेट, अ कॉपी ऑफ सच सर्टिफिकेट इज अटैच टू द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो भी एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर की होती है कंपनी की एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उस रिपोर्ट को अटैच करना पड़ता है सर्टिफिकेट के साथ, तब उसके बाद ही ये रिपोर्ट जो है वो रजिस्ट्रार के पास जो है वो फाइल की जाती है। उसके बाद आती है डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट इट इंडिकेट्स दैट इन प्रिपरेशन ऑफ द एनुअल अकाउंट, जब भी हम एनुअल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैव बीन फॉलो अलोंग विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रिलेटिंग टू मटेरियल डिस्पाचर इफ एनी, यानी कि जब भी एनुअल अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है तो कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स गिवन होते हैं जिनको फॉलो अप करना पड़ता है। तो कंपनी ये एक्सप्लेन करेगी उसने कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया है और उसके रिगार्डिंग क्या प्रूफ है, क्या मटेरियल है, उसको भी अटैच और एक्सप्लेन करना पड़ता है। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि द डायरेक्टर हैड फॉलोइंग अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग policy constantly so as to give a true and fair view of the state of affairs and profit and loss of the company। डायरेक्टर को उसके बाद ये बताना पड़ता है कि जो कंपनी है वो एक अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को लगातार फॉलो कर रही है, जिसकी वजह से उसका जो प्रॉफिट और लॉस है या फिर जो स्टेटमेंट वो शो कर रही है वो ट्रू और फेयर है। कई बार क्या होता है कंपनी कभी कोई पॉलिसी यूज़ करती है, कभी कोई पॉलिसी यूज़ करती है, जिसकी वजह से कंपनी जो है वो एक्चुअली प्रॉफिट और लॉस को शो नहीं कर पाती, एक बिजनेस की ट्रू और फेयर स्टेटमेंट को शो नहीं कर पाती। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टर को ये बात प्रूव करनी होगी कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को वो फॉलो कर रही है वो कॉन्टीन्यूस है, ठीक है, जिसकी वजह से उसका जो प्रॉफिट और लॉस है कंपनी का वो ट्रू और फेयर है। उसके बाद आता है डायरेक्टर हैड टेकन प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एडुकेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स सो एज टू सेफगार्ड द कंपनीज असेट्स एंड टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड्स एंड अदर irregularities। डायरेक्टर हैड टेकन प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एडुकेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, यानी कि जो भी डायरेक्टर्स हैं उन्होंने क्या की, जब भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहे थे उन्होंने प्रॉपर केयर की, प्रॉपर ध्यान से तसल्ली से इन सारे रिकॉर्ड्स को बनाया है ताकि ये कंपनी के एसेट्स को सेफ्टी प्रोवाइड कर सके, सेफगार्ड प्रोवाइड कर सके, किसी भी तरीके का डिटेक्ट जो भी फ्रॉड्स है उससे बचा जा सके, किसी भी तरीके की इरेगुलरिटी है उससे बचा जा सके। तो बेसिकली क्या पॉइंट कह रहा है, फिर से पढ़ते हैं। द डायरेक्टर हैज़ टेकन प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एडुकेट, सही तरीके से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को बनाने के लिए उन्होंने सारे के सारे स्टेप्स को फॉलो अप किया है, कंपनीज के लॉज को, प्रोविजंस को
जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी है वो कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसी है, ठीक है। सो हैज़ टू सेफगार्ड द कंपनी assets and to prevent and detect fraud and any other irregularities. सो उसके बाद आता है डायरेक्टर हैड प्रिपेयर द एनुअल अकाउंट ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस। जो भी डायरेक्टर एनुअल अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं वो ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस पे कर रहे हैं। गोइंग कंसर्न बेसिस का मतलब है हर एक बिजनेस ये सोच के चलता है कि हम बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए करने वाले हैं। तो डायरेक्टर टू रिप्रेजेंट स्मॉल शेयर होल्डर्स, वो डायरेक्टर जो स्मॉल शेयर होल्डर्स के जो है रिप्रेजेंट करते हैं। Amendment Act has laid down that a public company having paid a capital of rupees 5 crore or more and 1,000 for or more small shareholders may appoint at least one directors elected by small shareholders on its board. Directors to represent small shareholder, या यहाँ पे ये कहा गया कि जो भी कंपनीज का एक्ट में अमेंडमेंट आई थी वो एक्ट ये कहता है कि जिस भी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ से ज़्यादा है, जिस कंपनी के अंदर 1000 से ज़्यादा स्मॉल शेयर होल्डर्स है, उस कंपनी को एटलीस्ट एक डायरेक्टर जो है वो इलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स ऑन इट्स बोर्ड। अपने बोर्ड के अंदर एक ऐसा डायरेक्टर होना चाहिए जो स्मॉल शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करे। स्मॉल शेयर होल्डर की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो वो शेयर होल्डर्स जिन्होंने कितना डिपॉजिट किया है, 20,000 या उससे कम का जो है वो डिपॉजिट किया है, ठीक है। इसके बाद रिन्यूड चैलेंजेस, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आता, तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट था। मैं फिर से बता देती हूँ क्या क्या प्रोविजंस हैं कंपनीज एक्ट 2000 की, आप समझ भी गए होंगे। फर्स्ट मेन पॉइंट है कि जो स्मॉल डिपॉजिटर्स है जिनकी डिपॉजिट की अमाउंट 20,000 है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। उसके बाद आता है वोटिंग थ्रू पोस्टल बैलेट। जो शेयर होल्डर्स पास में नहीं है, जो दूर रहते हैं, वो मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं वो वोट के थ्रू अपनी असेंट्स या डिसेंट्स जो है कंपनी को रिजोल्यूशंस में शो कर सकते हैं विद इन 30 डेज ऑफ द रिजोल्यूशंस। सेक्रेटरियल कंप्लायंस सर्टिफिकेट कहता है कि जिस कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 10 लाख से ज़्यादा 50 लाख से कम है, वो होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी उनको अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो होल टाइम प्रैक्टिस में एज अ कंपनी सेक्रेटरी है वो उससे सर्टिफिकेट ले, ठीक है। होल टाइम प्रैक्टिस में जो कंपनी सेक्रेटरी काम कर रहा है उस कंपनी सेक्रेटरी से एक सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है। वो सर्टिफिकेट में ये चीज़ मेंशन करता है कि कंपनी जो भी अकाउंट्स बना रही है, प्रिपेयर कर रही है, उसके अंदर सारे के सारे रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोविजंस को फॉलो अप करती है, और जो ये सर्टिफिकेट होगा ये रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाएगा। जो भी हम इस सर्टिफिकेट को रजिस्ट्रार के पास फाइल करेंगे तो इसके साथ एक एनुअल रिपोर्ट जो प्रिपेयर की जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा वो भी अटैच की जाएगी। इसके बाद आता है डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट यही होती है कि डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं, जो भी एनुअल रिपोर्ट्स को बनाते हैं, कहीं ना कहीं स्टेटमेंट के थ्रू ये बताया जाता है कि जो भी एनुअल अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं उसमें जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, उसको फॉलो अप किया गया है और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी गई है कि क्यों, कहाँ पे, किस स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में ये बता रहा था कि जो भी अप्रोप्रिएट जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो की गई है एक बिजनेस के द्वारा वो कॉन्टीन्यूस है, ठीक है, कंसिस्टेंस है। ऐसा नहीं है कि एक बार कोई और पॉलिसी फॉलो की गई, दूसरी बार कोई और नहीं, कॉन्टीन्यूसली सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को फॉलो अप किया गया ताकि एक बिजनेस के जो अकाउंट्स है, एनुअल रिपोर्ट्स है, वो ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट एंड लॉस को शो करे। उसके बाद थर्ड पॉइंट यही कहता है कि जो भी डायरेक्टर्स ने अकाउंट्स को प्रिपेयर किया गया है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को प्रिपेयर किया गया, वो बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी के साथ किया गया है किसी भी तरीके का, ताकि कोई फ्रॉड ना हो, ठीक है, और कोई भी इरेगुलरिटीज़ ना हो। उसके बाद यही कहा गया कि जो डायरेक्टर एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करता है वो गोइंग कंसर्न के बेसिस पे करता है, कि इसका मतलब ये है कि जो भी बिजनेस है वो लंबे समय तक चलेगा। डायरेक्टर टू रिप्रेजेंट स्मॉल शेयर होल्डर। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोविजन है कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2002 का वो यही है कि डायरेक्टर टू रिप्रेजेंट स्मॉल शेयर होल्डर्स की जो डायरेक्टर्स, एक ऐसा डायरेक्टर होना चाहिए बोर्ड के अंदर जो स्मॉल शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करे उस कंपनी में, हर एक कंपनी में नहीं, उस कंपनी में जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ से ज़्यादा है
और जिस कंपनी के जो स्मॉल शेयर होल्डर है वो 1000 से ज़्यादा है।